नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। और आज इस वीडियो के अंदर जो-जो कंपनीज़ हैं, उनमें से कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंटी लेवल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर नया एंटी लेवल्स बनने वाले हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको अगर सीखना है, तो ही कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप मेरे वीडियो को एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई टिप्स और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स और कोई रिकमेंडेशन करूँ। तो अगर आपको काम करना है, सीख कर काम करना है, तो ज़रूर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के वीडियोज़ के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा पावर के बारे में। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं इंडिया के टाटा ग्रुप के पावर सेगमेंट में एक सबसे बड़ा कंपनीज़ है और टाटा पावर जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जिस तरीके से वो टारगेट लेके चला है, वो देखने वाला बात है। टाटा पावर ने ये भी टारगेट लिया 2030 के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन वो इंस्टॉल करेंगे। 1 लाख से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट लेकर वो चल रहा है। और टाटा पावर आप सभी जानते हैं आज इलेक्ट्रिक जो मतलब डिपार्टमेंट जितने सारे कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जितने सारे कंपनीज है, वो सारे कंपनीज के फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड्स बढ़ने वाला है। जितना डिमांड आज है उससे भी दुगना डिमांड हो जाएगा अपकमिंग कुछ 5 ईयर्स में। तो जब डिमांड इतना बढ़ेगा तो उसको सप्लाई भी तो देना पड़ेगा ना। तो सप्लाई देने वाला जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज के ग्रोथ होंगे। इस हफ्ते में मैं एक वीडियो में आपको संडे में जो डिस्कशन करूंगा, मैं वहाँ पे 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किया हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो भी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक अच्छा खासा कंपनी है और 86,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। आरओसी आरओई तो एक एवरेज लेवल के आसपास है और देखा जाए तो कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है। आप कह सकते हैं कि सर कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा है। अभी इतना डेब्ट कर्जा लेने के पीछे कारण कौन सा है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो देखिए बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली खुद का बोरिंग्स बढ़ते जा रहा है। रिजर्व जितना बढ़ा उससे भी डबल कंपनी का कर्जा बढ़ गया। अभी कंपनी के लायबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो एक चीज ध्यान से इस चीज को देखना तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा 7,400 करोड़। चलो ठीक है। कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी का ट्रेड रिसीव करने के लिए 6,900 करोड़। तो 6,900 करोड़ चलो मान के चले 7,000 करोड़ और ट्रेड पेबल में 7,000 करोड़, करीबन करीबन 14,000 करोड़। अभी कंपनी प्रॉफिट कितने की है, कंपनी प्रॉफिट हुआ सिर्फ 3,500 से 4,000 करोड़। तो कंपनी का 14,000 करोड़ का जरूरत है और उसको एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3,800 करोड़। तो कंपनी खुद का ये जो एक्स्ट्रा कंपनी को ट्रेड मिला और जो ट्रेड पहले कंप्लीट हो चुके हैं उसको पेमेंट बाकी है, तो सारी चीज को मिटाने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा लिया। अभी कर्जा इसलिए नहीं लिया कि कंपनी मतलब बिजनेस खराब है फिर भी कर्जा लिया जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। इसका भी तो खर्चा होगा ना। तो इस सारे खर्चे को मेजर करके देखा जाए तो कंपनी जो कर्जा लिया वो खुद को एक्सटेंड करने के लिए, खुद को मतलब खुद को अलग लेवल में खुद खुद का बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए ही लिया गया है। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इसका होल्डिंग्स दिखेगा और कंपनी लगातार लगातार आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया। 14%, 10 साल में 5 साल, 5 साल में 30%, एक 3 साल में 70% और एक साल में 12% के आसपास यहाँ पे टोटल सीएजीआर के परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी यही चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि इसका जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है, वो अगर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी है वो 30 to 40% के आसपास है। इसका मतलब डिलीवरी उतना ज्यादा उठाया नहीं जा रहा है, एक एवरेज लेवल के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी टाटा पावर के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना है।
वो क्या है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होता है तो उसके लिए आपको ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी चाहिए। तो इस कैंडल के ऊपर मेरा कंफर्मेशन मिला और मेरा एंट्री लेवल्स यहाँ से है और मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, करीबन 310 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट होगा, यहाँ तक होगा। तो आप कहेंगे सर इससे पहले ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कंपनी का प्रीवियस जो हाई है, यही इसका लाइन है। प्रीवियस हाई मतलब कंपनी के यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है। तो इस जगह पे जाने के बाद थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो आपको टारगेट, मेरा टारगेट यहाँ तक लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 26% के आसपास। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मैं अभी से एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब जितने सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बता दूं कि जितने सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके ऊपर अभी से फोकस रखिए, क्योंकि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। अभी आप कहेंगे सर क्या आपका मतलब जादू जानते हैं, आपको क्या पहले से ही भगवान आकर बोल जाता है कि हाँ इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। देखिए किस कंपनी का ग्रोथ होगा मैं यहाँ पे वो नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जो सेक्टर है, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वो सारे कंपनीज का ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होता है तब हर कोई स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा, डायरेक्टली फायदा इस तरीके से कंपनी को होगा। क्योंकि मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से 1 लाख पैसा लगा के रखे। तो 1 लाख पैसे आपने लगा के रखे, तो फंड जो मैनेजर है वो 1% आपको चार्जेस लेगा। तो 1% चार्जेस, मान के चलिए आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख। तो सोचिए अगर 5 साल के बाद आपको 20% एवरेज रिटर्न के हिसाब से मिले, चलो 1 साल ही देख लेता हूँ, 20% छोड़ देता हूँ, 15% के आसपास अगर मिले तो 1 लाख का पैसा कितना हो जाएगा, 1,15,000। तो 1,15,000 जब होंगे, तो जब 1 लाख के ऊपर आपको 1% आपको चार्जेस देना पड़ता है, तो 1 लाख के 1% चार्जेस मतलब कितना, 1 लाख के 1% चार्जेस होता है 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आपको चार्जेस के हिसाब से देना पड़ रहा है। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके साथ जो 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसका भी तो चार्जेस देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब 1,150 रुपया आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो सोचिए डायरेक्टली फायदा कंपनी को किस तरीके से होगा, इस बात को समझिए। देखिए हम लोग क्या हो, हम लोगों को कर मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ वही कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा जिसका प्राइस सस्ते में है और जो कंपनी कंटिन्यूसली भागती जा रहा है उसके ऊपर निवेश करूंगा। देखिए भागते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको गिरने का चांसेस रहेगा। जो ट्रेन रुके हुए है, जो ट्रेन आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसके ऊपर चढ़िए। अगर ट्रेन सुपर फास्ट हो तो आपको आज नहीं तो कल हायर लेवल में जरूर लेके जाएंगे। अगर सुपर फास्ट ना भी हो तो वो कंपनी वो ट्रेन आपको जरूर आगे लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेन का एग्जाम्पल लिया। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का स्टेन देखिए, ROC ROE बेस्ड है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होने के नाते भी कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है, प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग्स है, एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है, हाथ में कैश भी शानदार है। और एक चीज मुझे जब सबसे जो बेस्ट लगा, कंपनी का सेल्स का डेटा देखिए, पिछले साल में सेल्स कितना था, 522 करोड़, और इस बार कितना बना, 575 करोड़। इसका मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो हर साल में कंपनी ग्रोथ कराते जा रहा है। और कंपनी देखिए एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो 314 करोड़ से बढ़ के हो चुके 478 करोड़। तो जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, क्या कंपनी चुप बैठेंगे, कंपनी जरूर भागेगा। ऑल ओवर निफ्टी 20,000 क्रॉस कर चुके हैं, 20,000 नया हाई बना चुके हैं। तो जब निफ्टी हाई कर रहे हैं, बैंक निफ्टी हाई कर रहा है, तो सेंसेक्स हाई कर रहा है, तो क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी चुप रहेंगे? आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग से सोचता हूँ, शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग सोचते हैं। तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया, और एज ए इन्वेस्टर भी देखिए कंटिन्यूसली उसका जो होल्डिंग जो था, ध्यान से देखना इस चीज को, FIS के पास होल्डिंग कितना था, 8.5%, वो बढ़ के हो चुके 12%। DS के पास होल्डिंग कितना था, 1%, अभी वो बढ़ के हो चुके 22%। तो आपको क्या लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूशन बेवकूफ है, वो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके बर्बाद होने वाला है?
बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदारी से काम ले रहा है। अगर इसी तरीके से मैं अगर चार्ट पैटर्न्स का आपको बात तो ध्यान से देखना कंपनी देखिए नीचे आए थे, उसके बाद किस तरीके से खुद का फिर से रिवर्सल किया। अभी अभी क्वेश्चन आया है कि इस तरीके से रिवर्सल क्यों हुआ? देखिए आप प्रीवियस डेटा देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे एक पैटर्न स्केच करने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था। तो वही रेंज कंपनी के लिए एक सपोर्ट बना था, तो सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया। एक बात आप याद रखना, जब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटेस्ट मतलब 3 टाइम्स रिटेस्ट होता है, तो उसके बाद रिवर्सल ज़रूर कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न्स बना, एक कप बना, एक शोल्डर, शोल्डर बना, उसके बाद शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ। तो मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर ज़रूर कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं एंट्री लूँगा और एंट्री जब लूँगा, तो तब टारगेट मेरा मुझे मिल सकता है करीबन 3600 के आसपास। अराउंड 39% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं और इसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम में भी दे चुका हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा आपको आपका कमेंट्स के ऊपर मैंने लिंक शेयर कर चुका हूँ। जाकर उस कमेंट को रीचेक करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप जॉइन कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जाकर आप जॉइन करके सारी चीज़ ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर के डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। यहाँ पे क्या बताया जाए, जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी। तो इस तरीके से अलग-अलग लेवल्स में जंप देखने को मिला है। और इस तरीके से डिलीवरी जो देखने को मिला है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, तो जो डिलीवरी का जो डेटा है, वो डेटा कुछ पॉजिटिव में है। और इस पॉजिटिव होने के कारण भी है कि कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का जो लेवल्स है वो थोड़ा-सा वीकनेस में आया, फिर भी आरओसी एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी में एक टाइम 300 के ऊपर इसका पी रेशियो देखने को मिला था, आज कितना है 150। तो इसी के कारण की वजह से करेक्शन हुआ है और कंपनी का देखिए पी रेशियो आज कितना हाई लेवल में है, अभी भी टॉप लेवल में है। कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में 89 और कंपनी का अभी पी रेशियो कितना है 150 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली स्टैंड बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में। उससे पहले कंपनी का खासियत देख लेता हूँ। ठीक है, कंपनी का सेल्स का डेटा दिखा दूँ, तो पिछले सालों में जो सेल्स किए थे, उससे कंपनी के इस बार सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कर बैठे और उसके साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो देखेंगे तो 100 200 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था और वो अभी इस बार कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट था, वो फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस जनरेट किया और इसीलिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था। तो आप कहेंगे कि सर कंपनी लॉसेस में जा रहा है, तो क्या कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगा और क्या इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो देखिए इंडिया के जितने सारे एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज है, उनमें से कंपनी नंबर 1 है। पतंजलि नंबर 2 में है और पतंजलि कभी भी इसको छू भी नहीं पाएँगे, इतना बड़ा मार्केट लेकर रखा है। हाँ, तब छू पाएँगे अदानी ग्रुप अगर बर्बाद हो गया, अदानी ग्रुप अगर बंद हो गया, तब छू पाएँगे। नहीं तो इसको छू भी नहीं पाएँगे, इतना बड़ा मार्केट शेयर लेकर रखे हैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में। तो सोचिए जो कंपनीज़ एक अलग सेक्टर में खुद को टॉप लेवल में रखे हैं, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल फिर से वो खड़ा हो पाएँगे। तो कंपनीज़ के एज़ ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर एफआईडीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास 87% का होल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कंपनी को ओएफएस के माध्यम से माल बेचना पड़ेगा। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं और इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग लेवल से आपको सोचना चाहिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँ, आप ध्यान से देखना कि अदानी विल्मर जो लिमिटेड है, वो एक रेंज क्रिएट किया है। मतलब कंटिन्यूअसली एक बाइंग कैंडल यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई। 3 अलग-अलग बाइंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिला और इस बाइंग कैंडल के बाद कंपनी का टारगेट बना है 32% और देखिए वही रेंज में यहाँ पे मतलब हिट किया और यहाँ पे एंट्री लेवल से बना है। अगर टारगेट यहाँ तक बने तो 32% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही कुछ डिसीजन जरूर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल और एक केमिकल के साथ जुड़े हुए कंपनीज है और इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया है, कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में दिखा और इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग्स भी रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, वो क्या है कंपनी का स्प्लिट और बोनस का। तो स्प्लिट का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, बोनस का अभी तक नहीं किया गया।
तो कंपनी इसका फेस वैल्यू जो ₹2 था, उसको ₹1 करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट के हिसाब से स्प्लिट मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए ज़रूर सोचिए। आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।